भाईजान चैप्टर 8 निकाल लें। इनकम फ्रॉम बिजनेस होमवर्क वाला सवाल हो गया होगा। अच्छे बच्चे सारे बैठे हुए हैं। अमोर्टाइजेशन निकालें ज़रा। कम ऑन पेज नंबर 147 कॉस्ट। अच्छा भाई, एक होते हैं इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल्स वो होते हैं जिनकी टांगे ना हो, इंटांगेबल्स। बल्कि इंटेंजिबल्स वो होते हैं जिनको टच ना किया जा सके। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, यू कैन नॉट टच। फार्मूला है, यू कैन नॉट टच। तो इंटेंजिबल्स वो चीज़ें होती हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते। पढ़ें जी। इन दिस सेक्शन, कॉस्ट इन रिलेशन टू इंटेंजिबल मीन्स एनी खर्चा इनकर्ड इन एक्वायरिंग और क्रिएटिंग द इंटेंजिबल। कोई भी खर्चा जो आप करें इंटेंजिबल खरीदने में, इंक्लूडिंग एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इम्प्रूविंग और रिन्यूइंग द इंटेंजिबल। या बाद में अगर आपका दिल चाहे तो आप इंटेंजिबल को रिन्यू भी कर सकते हैं या इम्प्रूव भी कर सकते हैं। पेज नंबर 147। आपको पता है रिन्यू करने का खर्चा भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। तो इंटेंजिबल को अगर आप बाद में रिन्यू करा लें या इम्प्रूव करा लें तो ये भी उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। अब अगला सवाल ये है कि जी इंटेंजिबल होता क्या है। इंटेंजिबल मीन्स एनी पेटेंट, इन्वेंशन। पेटेंट होता है ऐसी कोई चीज़ अपने नाम लगवाना। पेटेंट, इन्वेंशन, डिज़ाइन, मॉडल, सीक्रेट फार्मूला, प्रोसेस, कॉपीराइट। कोई ट्रेडमार्क किसी चीज़ का, साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज हो जाए, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो जाए, कोई मोशन पिक्चर फिल्म्स हो जाए, कोई एक्सपोर्ट करने का इजाज़तनामा हो जाए, एक्सपोर्ट कोटा। फ्रेंचाइज़ कोई आप अपने नाम लगवा लें, फ्रेंचाइज़। लाइसेंस कोई आप अपने नाम लगवा लें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो दिमाग में नॉलेज होता है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स मीन्स किसी का आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है किसी खास अरसे का। एंड एनी एक्सपेंडिचर डेट प्रोवाइड्स एन एडवांटेज और बेनिफिट ऑफ मोर देन 1 ईयर। और हर वो फ़ायदा जो 1 साल से ज़्यादा का फ़ायदा दे। इसकी मिसाल आप एडवर्टीज़मेंट लिख सकते हैं। टैक्स वाले अजीब हैं, अगर एडवर्टीज़मेंट 1 साल से ज़्यादा का फ़ायदा दे तो टैक्स वाले उसको कैपिटलाइज कर देते हैं और कैपिटलाइज करके फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डालते हैं। तो टैक्स वाले अजीब हैं, कोई भी खर्चा 1 साल से ज़्यादा का फ़ायदा दे तो उसे कैपिटलाइज कर लेते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर इंटेंजिबल्स। अच्छा, इसके बाद बट शेल नॉट इंक्लूड एनी खर्चा। लेकिन कोई खर्चा इसमें अदर देन एक्सपेंडिचर इनकर टू एक्वायर अ डेप्रिशिएबल एसेट। ये सेक्शन डेप्रिशिएबल एसेट्स पे लगेगा या इंटेंजिबल एसेट्स पे लगेगा? इंटेंजिबल पे। अदर देन, और ये सेक्शन दलदल पे भी नहीं लगेगा। अनइम्प्रूव्ड लैंड, दलदल पे भी ये सेक्शन नहीं लगेगा। उस पे तो वो वाला सेक्शन भी नहीं लगना था, डेप्रिसिएशन वाला। बट शेल नॉट इंक्लूड एनी खर्चा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड होती है अपनी खुद बनाई हुई गुडविल, अपने बिजनेस की खुद बनाई हुई गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसको इंटरनली जनरेटेड भी कहते हैं। सेल्फ की जगह लिख लें इंटरनली भी। अपने बिजनेस का नाम है आपका। कॉलेज वाले कहते हैं हमारा बिजनेस है कई सालों से, तो हमारे बिजनेस का एक नाम बन गया है, तो डेट इज कॉल्ड एज इंटरनली जनरेटेड गुडविल। तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल भी इंटेंजिबल नहीं है। और एनी एडजस्टमेंट ड्यू टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। भाई इसको सिर्फ लिख लें रट्टा, इसको रट्टा मारना है, इसकी कोई एग्जांपल आपके सिलेबस में नहीं है। तो दो चीज़ें इंटेंजिबल नहीं है, बोले ज़रा सारे। दो चीज़ें इंटेंजिबल नहीं है। नंबर 1, इंटरनली जनरेटेड गुडविल। गुडविल जो आपने खुद बनाई है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल, गुडविल जो आपने खुद बनाई है वो इंटेंजिबल नहीं है। और एनी एडजस्टमेंट ड्यू टू एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, या कोई भी आपने एडजस्टमेंट कर ली ड्यू टू एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, किसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वजह से। अच्छा यार, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल्स पे सिर्फ तब रिकॉर्ड करेंगे जब इंटेंजिबल 1 साल से ज़्यादा का फ़ायदा दे। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल पे तब रिकॉर्ड करेंगे जब इंटेंजिबल 1 साल से ज़्यादा का फ़ायदा दे। एन अमोर्टाइजेशन डिडक्शन शेल बी अलाउड ऑन इंटेंजिबल्स that are wholly or partly used by the person in deriving chargeable income from business that have a normal useful life exceeding। सॉफ्टवेयर की लाइफ 1 साल से, फॉर्मूले की लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। एक लाइन लिखवाई थी, इन रेयर सर्कमस्टेंस। लिखें, इन रेयर सर्कमस्टांस टैक्स अथॉरिटीज में
say that full cost of intangible is deduction in year of purchase. ऐसा हो सकता है कि आपको इंटेंजिबल खरीदें और टैक्स वाले कहें कि इस इंटेंजिबल को खरीदते ही खरीदने वाले साल में पूरा खर्चे में डाल दो। ये बच्चे क्यों कम है आज? रास्ते बंद है, रास्ते बंद है, किसी को रास्ता बंद मिलाओ। इन रेयर सर्कमस्टांस में टैक्स वाले ये कह सकते हैं कि पूरी कॉस्ट इंटेंजिबल की खर्चे के तौर पे डालने की इजाज़त है इन द ईयर ऑफ परचेज, जिस साल आपने इंटेंजिबल को परचेज किया। वैसे आमतौर पे इंटेंजिबल को खरीदते ही खर्चे में डालते हैं या आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डालते हैं? आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डालते हैं। लेकिन रेयर सर्कमस्टांस टैक्स अथॉरिटीज में से that full cost of intangible is deduction in the year of purchase. पढ़ें, नो अमोर्टाइजेशन डिडक्शन, लिखिए नो अमोर्टाइजेशन डिडक्शन। अमोर्टाइजेशन माइनस करने की इजाजत नहीं है। नो अमोर्टाइजेशन डिडक्शन शेल बी अलाउड, कोई अमोर्टाइजेशन माइनस करने की इजाजत नहीं है। ए फुल कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल, अगर पूरी कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल इज अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर ऑफ, अगर आप पूरे खर्चे को एकदम खर्चा बना दें पूरे इंटेंजिबल को, तो फिर क्या उसे अमोर्टाइज भी करेंगे या एक ही दफा खर्चे में चला गया सारा? एक ही दफा खर्चे में चला गया सारा। अच्छा यार, मैक्सिमम कितना अमोर्टाइज किया जा सकता है? जितनी उसकी कॉस्ट हो। कॉस्ट से ज्यादा अमोर्टाइज 0.7 में लिखें टोटल अमोर्टाइजेशन डिडक्शंस, टोटल अमोर्टाइजेशन डिडक्शंस ड्यूरिंग द ओनरशिप ऑफ इंटेंजिबल शेल नॉट एक्सीड द, भाई कल भी नॉर्मल तरीके से क्लास होगी। द टोटल अमोर्टाइज, कल संडे है, द टोटल अमोर्टाइजेशन कल भी नॉर्मल तरीके से क्लास होगी। The total amortization deductions allowed during the ownership of intangible shall not be greater than cost of intangible. The amortization deduction shall be computed as follows: A over B। अच्छा यहाँ ना स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में किसी को फॉर्मूला होता हो, कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ या कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट? नहीं, कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ये कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन। The amortization deduction for a tax year shall be computed as follows: A over B, where A is the cost of the intangible and B is the normal useful life of intangible in whole years। whole years का क्या मतलब है कि मेरे intangible की लाइफ 7.237 years है, या 7 years है या 8 years है। whole years का मतलब है या 7 है या 8 है या 9 है या 10 है। ये नहीं हो सकता मेरे intangible की लाइफ 7.23478 years हो। तो इंटेंजिबल की लाइफ होल ईयर्स में होनी चाहिए। रेजिडुअल वैल्यू दी हो तो लेस नहीं करनी, कॉस्ट को बस लाइफ से डिवाइड करना है। अकाउंटिंग वाले कराते हैं रेजिडुअल वैल्यू माइनस, अगर रेजिडुअल वैल्यू दी हो तो माइनस नहीं करनी। अच्छा, अगर आपका इंटेंजिबल ऐसा है कि किसी दिन छुट्टी का दिन आता है तो उस दिन अमोर्टाइज करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? छुट्टी वाले दिन भी इंटेंजिबल को अमोर्टाइज करेंगे। एन इंटेंजिबल दैट इज अवेलेबल फॉर यूज ऑन अ डे इज assumed as used on that day। An intangible that is available for use on a day is assumed as used on that day। जो इंटेंजिबल अवेलेबल फॉर यूज है किसी दिन के लिए तो समझा जाएगा वो उस दिन के लिए यूज हो गया है, इंक्लूडिंग अ नॉन वर्किंग डे।
तो क्या नॉन वर्किंग डे संडे को भी अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे? सही तरह बैठे ना, नॉन वर्किंग डे संडे को भी अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे या संडे को अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं करेंगे? संडे को भी अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे। एसेट जो है वैल्यू तो लूज कर रहे हैं ना अपनी, तो नॉन वर्किंग डे को अमोर्टाइज करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। ऊपर संडे लिखेंगे डंडे लिखेंगे? अच्छा, अगर इंटेंजिबल की लाइफ पता ना चल रहा हो तो इंटेंजिबल की लाइफ आपने एज्यूम करनी है 25 साल। अजीब सी बात है, अजीब सी बात है। अगर इंटेंजिबल की लाइफ पता ना चल रही हो तो आपने कितने साल एज्यूम करनी है? 25 साल। वेयर द यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल इज नॉट एसरटेनेबल, जहाँ इंटेंजिबल की लाइफ ही पता ना चल रही हो। लेकिन ना, हो सकता है आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया हो, आपका ख्याल हो 50 साल चल रहे हैं, तो इसको आप कितने सालों पे अमोर्टाइज कर दें? नहीं, 25 साल। जिस इंटेंजिबल की लाइफ पता ना चल रही हो उसकी लाइफ कितने साल लेनी है? 25 साल। और अगर इंटेंजिबल थोड़ा सा बिजनेस के लिए यूज हो, थोड़ा सा घर के लिए यूज हो, तो क्या करना है? वेयर एन इंटेंजिबल इज यूज पार्टली इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड पार्टली फॉर द अमोर्टाइजेशन विल बी अलाउड ऑन प्रोपोर्शियोनेट बेसिस। तो फिर अमोर्टाइजेशन प्रोपोर्शियोनेट बेसिस पे माइनस करने की इजाज़त है। डन? हाँ जी, दरमियान में छुट्टियां आ जाए फिर भी करेंगे। दरमियान में छुट्टियां आ जाए, आखिर में छुट्टियां आ जाए, कहीं भी छुट्टियां आ जाए, ज़रूर करेंगे अमोर्टाइज। अच्छा भाई, आप हजरात के आने का वेट किया जा रहा था। जो आपके साथ लेट आके भाई बैठे हैं उन्हें कहें आप हजरत के आने का वेट किया जा रहा था। जो लेट आए हैं उनको बताएं आप हजरत के आने का वेट किया जा रहा था। आप हजरत तशरीफ़ ले आए हैं, इसलिए अब हमने एक एग्ज़ाम्पल करनी है बड़ी दबंग किस्म की। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें, पेज नंबर 143 पे। मिस्टर हारिस हैज़ परचेज्ड अ बिल्डिंग कॉस्टिंग रुपीज़ 46,75,000 ऑन यकम अक्टूबर 2009। यकम अक्टूबर 2009 कौन सा टैक्स ईयर होगा? 30 जून 2010। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर 30 जून 2010 एंड 30 जून 2011। 2 सालों की अमोर्टाइजेशन निकालनी है आपने। बताएं जी कॉस्ट। डेप्रिसिएशन बताएं जी 30 जून 2010 की। यकम अक्टूबर 2009 को खरीदा, इसलिए 30 जून 2010 की। एट द रेट ऑफ, ये टैक्स ईयर कौन सा है? बिल्डिंग के लिए 10%, बीवी 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 4207,500। ये अगला साल कौन सा है? टैक्स ईयर 2011। 42,075 जी जी 3786 3786। ये 2 सालों की डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दी। नोट कर लें आप रजिस्टर पर, मेहरबानी।
क्लियर। टैक्स ईयर 2012 में आपने इसको बेच दिया। अगला सवाल निकालें। टैक्स ईयर 2012 में आपने इसको बेच दिया। Continuing from question 6, the building is disposed of for 70 lakh in tax year 2012. Calculate the gain or loss. Consideration जी कितने का बेचा? 7 million लेस टैक्स वालों की WDV ऑन 30 जून 2011। अच्छा, अब आप हजरात मुझे ये बताएं कि अगर मैंने 30 जून 11 के साल में इसको बेच दिया है 30 जून 12 के साल में, तो नॉर्मल तरीके से गेन लॉस निकलता है ऐसे, कंसिडरेशन माइनस WDV 3786750। बोलें ये नॉर्मल तरीका है गेन लॉस निकालने का। लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात होगी जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर कभी बिल्डिंग बिके और कंसिडरेशन कॉस्ट से भी ज्यादा हो जाए, कंसिडरेशन कॉस्ट से भी ज्यादा हो जाए, अगर कभी क्या बिके, ये रूल सिर्फ किसके लिए? अगर कभी बिल्डिंग बिके और कंसिडरेशन कॉस्ट से भी, तो आप लोगों ने WDV बड़े अजीब तरीके से निकालनी है, जो भी मैं आपको निकाल के देने लगा हूं। आप लोगों ने कब होगा तो ऐसा करना है, पहले ये बता दें। बिल्डिंग बिके और कॉस्ट से भी महंगी बिके। बिल्डिंग इधर भी बिकी थी। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखें पिछले सफे पे। बिल्डिंग 4,25,000 की खरीदी थी लेकिन बेची थी 2 लाख की, कंसिडरेशन कॉस्ट से ज्यादा नहीं थी। तो इस सवाल में देखें हमने गेन लॉस नॉर्मल तरीके से निकाला था। पिछले सफे पे देखें हमने गेन लॉस नॉर्मल तरीके से निकाला था, कंसिडरेशन माइनस टैक्स वालों के WDV। लेकिन आज क्या हो रहा है? बिल्डिंग बिक रही है और कंसिडरेशन कॉस्ट से, तो क्या करें? तो एक काम करें, ये नहीं यूज करनी चाहिए। तो एक्सटेंड द फॉर्मूला ऑफ BV, बोलें WDV का फॉर्मूला एक्सटेंड कर दें, BV का फॉर्मूला एक्सटेंड कर दें। एक्सटेंड कैसे होता है WDV का फॉर्मूला? WDV का फॉर्मूला ऐसे एक्सटेंड होता है, कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या किसी को पता है WDV का फॉर्मूला ये होता है, कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आप हजरात मुझे बताएं व्हाट इज द कॉस्ट? अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन और 3783750 बुक वैल्यू है। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन इन दोनों को जमा करना है। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकालूं? इन दोनों को जमा करूं या कॉस्ट में से BV माइनस कर दूं? नहीं, इन दोनों को जमा करना छोड़ें, कॉस्ट में से BV माइनस कर दें। कॉस्ट BV जी, कॉस्ट में से BV माइनस कर दी। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलें 888।
आप लॉ का रूल पढ़ते हैं, एक्सटेंड कर देना किसका फॉर्मूला, बीवी का। If the consideration received on the disposal of immovable property exceed the cost, if the consideration received on disposal of asset exceed the cost, the consideration shall be treated as cost. देखिएगा एक आवाज आएगी, द कंसिडरेशन शेल बी ट्रीटेड एज, तो कॉस्ट को काट दें, कॉस्ट को क्या करें, कॉस्ट को काट दें, और कॉस्ट को काट के इसकी जगह क्या लिख दें, द कंसिडरेशन शेल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। कंसिडरेशन को कॉस्ट बना लें। अब आप 7 मिलियन में से 888,250 माइनस करें और जो जवाब आ रहा है वो जवाब बताएं। 6,111 कल कंसिडरेशन को काट के कॉस्ट किया था जब एसेट एक्सपोर्ट हो रहा था, याद आ रहा है, कितने लोगों को याद आ रहा है? कल कंसिडरेशन को काटा था और काट के क्या लिखा था, आज कॉस्ट को काट के, कल कंसिडरेशन को काट के कॉस्ट लिखा था, कब, जब एसेट एक्सपोर्ट हो रहा था, और आज नहीं, आज पहले आपने ये काम करना है, बीवी का फॉर्मूला एक्सटेंड करना है। क्या करना है, पहले बीवी का फॉर्मूला एक्सटेंड करके फिर अगला काम करना है कि कॉस्ट को काट के कंसिडरेशन लिख देना। भाई ये असेसमेंट अपलोड करना था, इसकी डिस्कशन ये किसने याद कराया था जाते हुए कल मुझे? जाते हुए कौन याद करा देगा आज? आप याद करा दोगे? जाते हुए आप भी याद करा दोगे? ट्रिपल एट छोटा सा लिखें, WDV का फॉर्मूला एक्सटेंड करना है, किताब पे लिख लें आंसर नंबर 7 के साथ WDV का फॉर्मूला एक्सटेंड करना है। किस पेज पे है सवाल? 143 पे। अभी मैं बताता हूँ। Okay. If the consideration received on disposal of immovable property exceed the cost, then the consideration shall be treated as cost. तो फिर आपने consideration को cost ले लेना। The consideration shall be treated as cost.
पहली क्लास होती है ना, पहली क्लास खचाखच भरी होती है, पहले दिन से पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लुट मचा देंगे। अभी किसी को खड़े करके चैप्टर 3 पूछो, नहीं हुआ तो मैंने अभी याद करना है, मैंने पेन मारे बंदा। हाँ टेस्ट है, इसी वजह से तो कह रहा हूँ कि अभी भी ज़्यादा ऐसे हैं। कितनों को पूरा याद है जो मर्जी सुनना है चैप्टर 3 में से? अभी 1, 1.5, पौने 2, 3, बस 3 लोगों को। ये छिपकली बोल रही है, ये चुप करो। हम भी चुप करते हैं, वो भी चुप कर जाती है। व्हाट अ ब्यूटीफुल लिजर्ड। इफ द consideration received on disposal of immovable property exceed the cost, the consideration shall be treated as cost. तो भाई हमने ना 4 डिफरेंट रूल्स पढ़े थे। एक हमने कल रूल पढ़ा था, पेज 143 पे आए। जब कोई भी, रहना बातें नहीं करनी, जब कोई भी एसेट पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा हो, तो जब वो एसेट बिकेगा, तो कल मैंने आपको इस तरह बनवाया नहीं था, आप इस तरह बना लें, तो उसकी WDV में डिडक्शन नॉट अलाउड को ऐड कर देना। इस तरह मूंगफली बना लें ताकि याद रहे। पेज नंबर 143। तो किस में किसको ऐड कर देने? WDV में डिडक्शंस नॉट अलाउड को ऐड कर देना। जरा इस तरह बना लें। ये कौन सा पेज है, ताकि आपको ये याद रहे मूंगफली। अच्छा, एक और चीज हमने सीखी थी, वो हमने सीखी थी कि अगर गाड़ी 75 लाख से ऊपर की खरीदी है तो उसकी कॉस्ट को कहां तक रोकना है, और जब बेचेंगे तो बेचते हुए बीवी को छेड़ना है या कॉन्सिडरेशन को छेड़ना है? कॉन्सिडरेशन को A into B over C कर देना है। ये किस सूरत में करना है? हर एसेट के सूरत में या सिर्फ गाड़ी की सूरत में? गाड़ी की सूरत में। हर गाड़ी की सूरत में, या जो 75 लाख से महंगी है, जो 75 लाख से महंगी है उस गाड़ी की सूरत में। अच्छा, एक चीज कल हमने और जाते हुए सीखी थी कि अगर आप कोई एसेट पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर दें, पेज 140 पे हमने सीखा था, अगर आप कोई एसेट पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर दें तो एक्सपोर्ट के केस में फॉर्मूला नॉर्मल तरीके से लिखें, कंसिडरेशन माइनस WDV, लेकिन कंसिडरेशन को काट के वहां। लेकिन आज हमने सीखा है कंसिडरेशन वही ले जो सवाल में गिवन है, 7 मिलियन जैसे थी, बीवी के फॉर्मूले को एक्सटेंड कर दें, और जब बीवी के फॉर्मूले को एक्सटेंड करें तो वहां कॉस्ट को काट के कंसिडरेशन कर दें। डन? अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट है, पेज 141 पे आए। व्हीकल इज प्लाइंग फॉर हायर एंड नॉट प्लाइंग फॉर हायर। प्लाइंग फॉर हायर का मतलब है कि आप सवारियों को बिठा के किराया ले रहे हैं। प्लाइंग फॉर हायर का क्या मतलब है? किराया ले रहे हैं। और नॉट प्लाइंग फॉर हायर है, सवारियों को बिठा के किराया नहीं ले रहे। ये जो प्लाइंग फॉर हायर हैं, ये कौन कौन से इदारे होते हैं? डेवो बस इज प्लाइंग फॉर हायर, न्यू खान बस इज प्लाइंग फॉर हायर, a bus taking passengers from Lahore to कसूर भाईजान लो कसूर जाना, तो ये भी क्या है? प्लाइंग फॉर हायर। एक गाड़ियां होती हैं नॉट प्लाइंग फॉर हायर, जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दी हुई है। क्या सर आसिफ जब अपने घर जा रहे हो और कॉलेज वालों ने सर आसिफ को गाड़ी दी हो,
तो क्या सरासिफ बाहर कॉलेज के खड़े होके चलो भाई कलमा चौक कलमा चौक कलमा चौक, चलो भाई इचरे वाले, चलो भाई फिरोजपुर रोड, चलो भाई चलो भाई मदंग चुंगी, क्या सरासिफ इस तरह कह रहे होते हैं? क्यों नहीं कह रहे होते? क्योंकि सरासिफ को जो एम्प्लॉयर ने गाड़ी दी हुई है, कॉलेज वालों ने गाड़ी दी हुई है, क्या वो इसलिए दी हुई है कि इस पर सवारियों को बिठाएं या खुद आए जाएं? तो एग्जांपल्स ऑफ नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, डॉलेंस हैज प्रोवाइडेड अ कार टू अ क्रिश्चियन कॉलेज, हैज प्रोवाइडेड अ कार टू अ टीचर टीचिंग ऑडिट। तो ये वाली जो मिसालें हैं, अब इन मिसालों में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दी हुई है या एम्प्लॉय गाड़ी अप्लाइंग फॉर हायर के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है? अच्छा, अगर तो गाड़ी है ना अप्लाइंग फॉर हायर, तो फिर इस गाड़ी के ऊपर इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट होगा। अगर तो गाड़ी क्या है, फिर इस गाड़ी पे क्या कैलकुलेट होगा? इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट होगा। और इसकी कॉस्ट को 75 लाख तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। इसकी कॉस्ट को 75 लाख तक रिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि डेवो बस 75 लाख से सस्ती खरीदो, ये तो अजीब सी बात है ना। डेवो बस ही 4 करोड़ की आनी है, तो डेवो बस को अगर आप 75 लाख से महंगी खरीदो, 80 लाख की खरीदो, 90 लाख की खरीदो, तो जितने की खरीदी जाएगी उतने की ही प्राइस रिकॉर्ड होगी। और फिर इस पर इनिशियल अलाउंस भी रिकॉर्ड करने की इजाजत है इस गाड़ी पर। लेकिन अगर आपने गाड़ी नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है और बोले हैं नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, फिर दो एहतियातें हैं आपको पता है। गाड़ी के ऊपर आपको पता है इनिशियल अलाउंस नहीं निकलता, याद आ रहा है? गाड़ी पे इनिशियल अलाउंस नहीं निकलता। और दूसरी बात, गाड़ी की कॉस्ट को, तो ये रूल किस गाड़ी के लिए है और वो किसके लिए है? सवाल साइलेंट होगा तो आपने गाड़ी को न्यूमेरिकल में नॉट अप्लाइंग फॉर हायर लेना है। सवाल साइलेंट होगा तो पेपर में एज्यूम करना है गाड़ी नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है। सवाल साइलेंट होगा तो पेपर में एज्यूम करना है गाड़ी नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है। ये इनिशियल अलाउंस में पढ़े, व्हीकल प्लाइंग, इधर इसी सफे पे, व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर इज एन, व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर इज एन, इसलिए व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर पर इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट होगा। और पिछले सफे पे आए, $75 लाख तक किस गाड़ी की प्राइस को रिस्ट्रिक्ट करना है? जो नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है। चलें जी, इट्स ओवर। अब इंटेंजिबल्स के न्यूमेरिकल आज शुरू करें। पेज नंबर 147। अच्छा, अभी इंटेंजिबल्स के लिए कुछ रूल सुन लें। इनटेंजिबल के लिए जो आपने अमोर्टाइजेशन मेथड इस्तेमाल करना है वो स्ट्रेट लाइन करना है। कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है? मेथड टू बी यूज्ड इज स्ट्रेट लाइन। अमोर्टाइजेशन बेस्ड ऑन विल बी चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज। खरीदने के साल में अमोर्टाइजेशन कैसे चार्ज करनी है? हाँ, अगर आपने 28 जून को खरीदा तो 28 जून, 29 जून, 30 जून, कितने दिनों की अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी है? 3 दिनों की। फिर आपने 3 दिनों की अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी है। क्लियर? अच्छा, so amortization based on number of days will be charged in the year of purchase, while no amortization will be charged in the year of residual value given in the question will be residual value जो सवाल में given होगी वो इग्नोर होगी। There is no concept of in respect of
इंटेंजिबल्स में इनिशियल अलाउंस का कोई तस्वर नहीं है। डन। खरीदने के साल में पूरे साल अमाउंट होल ईयर में लाइफ लेनी है, यानी लाइफ 7.3 ईयर्स नहीं होगी, लाइफ 7 ईयर्स होगी। ये मैं कह रहा हूँ, लाइफ जो लेनी है, जो कॉस्ट और लाइफ लेनी है, वो लाइफ होल नंबर्स में लेनी है। अच्छा, फॉलोइंग आर द बेसिस ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल। जहां इसकी लाइफ पता है तो इसको होल नंबर्स पे अमोर्टाइज कर दो, और जहां इसकी लाइफ नहीं पता तो इसकी लाइफ कितने साल एज्यूम कर लो, 25 साल। फॉर्मूला क्या है अमोर्टाइजेशन का? कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। नॉन वर्किंग डे को भी अमोर्टाइज करेंगे, लाइफ पता ना चल रहा हो तो। जहां एसेट पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा हो उसको अमोर्टाइज प्रोपोर्शनेट बेस पे करेंगे। पढ़ें जी, एग्जाम्पल नंबर 1। पढ़ें पहला सवाल आप। हो गया, समझ आ गया? ज़बानी बताएं अमोर्टाइजेशन। मिस्टर अंजुम हैज परचेज एन इंटेंजिबल कॉस्टिंग रुपीज 6 लाख ऑन एकम जुलाई 2012। इट्स यूजफुल लाइफ इज, कैलकुलेट अमोर्टाइजेशन फॉर ओनली फर्स्ट 3 ईयर्स। कौन से होंगे? 30/13, 30/14 और 30/15। कॉस्ट, लाइफ, जवाब स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है? अगला सवाल। अकरम हैज परचेज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग रुपीज, इसकी कॉस्ट है यकम जुलाई 12 को 3 लाख। इट्स रेजिडुअल वैल्यू इज, इट्स लाइफ इज 30 ईयर्स। जी 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 Mr. Wasim has purchased a computer software costing rupees 1 lakh on Yakam July 12. Its residual value is, residual value इग्नोर करनी है। Its useful life is not ascertainable। भाईजान लाइफ पता नहीं चल रही, क्या करें? 25 साल ले लें। पहले 3 साल की अमोर्टाइजेशन निकालनी है।
डिवाइडेड बाय 40। डन। Mr. Ali has purchased the computer software costing rupees 3 lakh on जगह मार तेरा 'cost life number of days it is used March, April, एक 122 दिन ये इस्तेमाल हुआ है। जी बताएं 4/12 करना है या नंबर ऑफ डेज गिनने हैं? बोलें। जी बीच में कैसे एंड होगा? बेचने के साल में अमोर्टाइज करना ही नहीं। बीच में कैसे? बीच में साल के बिक जाएगा ना, और क्या वजह होगी बीच में रोकने की? बिला वजह तो नहीं साल को बीच में रोकना। भाईजान 28 जून को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो बेचताएं बेचने के साल में अमोर्टाइज करने। अच्छा जी आगे चलें, पहले इसको ज़रा पढ़ लें। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है अमोर्टाइजेशन, यानी अमोर्टाइजेशन ए ओवर बी, अमोर्टाइजेशन इनटू बी ओवर सी, where A is the amortization for the year, B is the number of days it is used in tax year and C is the total number of days in the tax year। ये जरा सर्कल लगा के लिखें, A into B over C, ये एक फॉर्मूला है। ओ भाईजान लिख लो हाइब्रिड च भी, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। साथ वाले को छोटी छोटी बात पे ना कहा करे तेनू अल्लाह पूछे, और ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह पूछे, छेती लिखो। If an intangible is not used for whole of the year, the deduction shall be computed as follows। इसके साथ लिखें एग्जाम्पल नंबर कौन सी करें हम? 4। A is the amount of amortization, B is the number of days the intangible is used, and C is the A is the amortization and B is the number of days it is used in tax year and C is the total number of days in the tax year। Okay guys, when this formula will be applied? If an intangible is not used for
अगर कोई इंटेंजिबल पूरा साल इस्तेमाल ना हो तो ऐसे करेंगे। ओको पल्ले पिया या ना पिया। अच्छा भाई, जब इंटेंजिबल बेच दिया जाएगा, ऑन डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल, नो अमोर्टाइजेशन शैल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ, बेचने के साल में अमोर्टाइज, एंड इफ द कंसिडरेशन एक्सीड द बीवी द एक्सेस शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, एंड इफ द कंसिडरेशन इज लेस देन बीवी द डिफरेंस इज डिडक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। तो अगर प्राइस महंगा बिक गया, कंसिडरेशन ज्यादा हुई डब्ल्यूडीबी से, तो क्या आएगा? गेन, गेन एक्सेस आएगा, गेन आएगा। और अगर कंसिडरेशन कम हुई डब्ल्यूडीबी से तो तेरा दोस्त किधर है? किधर? ये वाला, ये आपका दोस्त है? ओके, हाइब्रिड में तो नहीं नजर आ रहा होगा। इधर खड़े हो जरा, कैमरे की तरफ देखो। हाइट छोटी है, थोड़ा हाइट ऊंची करो अपनी। ठीक, साथ वाले के ऑपोजिट साइड वाले कंधे पे थपकी दे। अप्रिशिएट हिम। सामने वाले के कंधे पे थपकी दें, सामने वाले के, हाइब्रिड में सामने वाले के कंधे पे थपकी दें। इसी तरह जान पहचान बनेगी। पहले उसे कंधे पे थोड़ा टच करके उसे कहीं पीछे देखो। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 5, कॉन्टिन्यूइंग फ्रॉम एग्जाम्पल 4। मैं जो पेपर में बैठ के हंस रहा जिसने एग्जाम्पल 4 भी नहीं की हुई। कॉन्टिन्यूइंग फ्रॉम एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 से कंटिन्यू करते हुए, मिस्टर अली डिस्पोज्ड ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑन 1 सितंबर 2015। अली ने 1 सितंबर 15 को सॉफ्टवेयर बेच दिया। मुझे बताएं आपने अमोर्टाइज कब तक किया हुआ है? 13, 14, 15, कितने साल अमोर्टाइज किया हुआ है? 3 साल। 16 के साल में मैंने बेचा है, तो नो अमोर्टाइजेशन इन द ईयर ऑफ, बेचने के साल में अमोर्टाइज नहीं करना। कितने का बेचा है? 1,70,000 का। गेन लॉस का फॉर्मूला, कंसिडरेशन बोले 1,70,000 लेस टैक्स वालों की डब्ल्यूडीवी, कॉस्ट बोले माइनस पहले साल की अमोर्टाइजेशन 16712, दूसरे साल की अमोर्टाइजेशन 50,000, तीसरे साल की अमोर्टाइजेशन, जवाब 1832, जवाब 13,000। मुझे बताएं ये क्या किया हमने? कॉस्ट में से अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस अकम्युलेटेड माइनस अकम्युलेटेड माइनस अकम्युलेटेड, कॉस्ट में से 3 सालों की अमोर्टाइजेशन माइनस की है, ताकि 3 सालों की अमोर्टाइजेशन माइनस करके मुझे क्या मिल जाए? बोलें, बुक वैल्यू। डन। अच्छा जी, अब आगे चलें। कॉस्ट में से तीनों सालों की डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, यू विल गेट अ थिंग दैट इज कॉल्ड एज बीवी। आज मैं आपको बीवी निकालने का तरीका बताने लगा हूं।
समंदर से, समंदर से पीवी निकालने का तरीका। द बीवी शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। सुभान अल्लाह बोल के आगे चलें। द बीवी शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। बीवी निकालने का तरीका, डब्बा पकड़े सबसे पहले, डब्बा ले लिया आपने, डब्बा। सिनेरियो, जब एसेट पूरा बिजनेस में यूज हो रहा हो, बीवी बराबर होगी हमेशा किसके? बीवी बराबर होगी कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। आंखें खोल के क्लास लेनी है। बीवी कैसे निकलेगी? कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। कॉस्ट में से अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन माइनस कर देंगे, एक चीज आएगी जिसका नाम क्या होगा? बोलो। बीवी या डब्ल्यूडीवी। आज हमने बीवी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सीख लिया। वेयर द एसेट इज होली यूज्ड फॉर बिजनेस, जहां एसेट सारा का सारा बिजनेस में यूज हो रहा था, द कॉस्ट लेस टोटल अमोर्टाइजेशन का क्या मतलब है? लेस अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। अच्छा जी, मिस्टर सेवन अप purchased a software for rupees 3 लाख। बोले for rupees 3 लाख, 3 लाख बोले। कितने का सॉफ्टवेयर खरीदे? 3 लाख का। कितने का? 3 लाख का। ऑन यकम मार्च 2013, बातें भी होगी साथ साथ। ऑन यकम मार्च 2013। इट्स लाइफ इज, इसकी जिंदगी कितने साल है? इट इज यूज 60% इन, बाउलें जी 30 जून 2013। कॉस्ट इंटू डिवाइडेड बाय इंटू 60% इंटू अगला साल अगला साल बाउले 100। ओके गाइस, तो अमोर्टाइजेशन को मैंने 60% से बार 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 मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि 60% बिजनेस में यूज हो रहा था, इस वजह से मैंने अमोर्टाइजेशन को बार बार 60% का फैक्टर लगाया। डन। अब आज हम ऐसे एसेट को बेचने लगे हैं जो पार्टली बिजनेस और पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा है। अब हम ऐसे एसेट को आज बेचने लगे हैं जो पार्टली बिजनेस और पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा था। कॉन्टिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 6, ऑन यकम सितंबर 2015, यकम सितंबर 2015 को द सॉफ्टवेयर इज सोल्ड फॉर 1,70,000। सॉफ्टवेयर कितने का बिके? 1,70,000 का। कॉन्सिडरेशन बोले, टैक्स वालों की बीवी। कॉस्ट बोले, अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन। ओके, नहीं नहीं नहीं, अगर एक एसेट पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज होगा तो बेचने के साल में आपने एक बोंगी मारनी है। बोले बोंगी ने बोंगी मारी,
साथ वाले को देख के कहें बोंगे बोंगी मार, कहीं उसे देख के दें, कहीं कहीं बोंगे बोंगी बोंगे बोंगी मार। हम ये सारी बोंगी इकट्ठे मारेंगे, सारे बोंगे बन जाएंगे। बोंगों की क्लास, किसकी क्लास? बोंग पाए बोंगों की क्लास। चलें जी, बोंगे बोंगी मारें, बोलें। आपने बेचने के साथ, चुप बोंगे यार बोलो तो ना। आपने बेचने के साल में ज्यूम करना है कि पास्ट ईयर्स में सारा एसेट बिजनेस में इस्तेमाल हुआ था। हालांकि कितना बिजनेस में इस्तेमाल हुआ था? यहां कोई वो चक्कर नहीं है रिडक्शन नॉट अलाउड वाला, यहां पे जी बोंगी मारी है, बोंगी मारें। चले मेरे साथ मिलके बोंगी मारे। वो बोंगी ही क्या जो केले केले मारे, बोंगी तो इकट्ठे मारी जाती है। आप बता दें जी, 13 में अमोर्टाइजेशन, 14 में, 15 में, एज्यूमिंग के एसेट पूरा बिजनेस में इस्तेमाल हुआ है, बताएं जी। क्या कह रहे हो? चलें जी, बोंगे ने बोंगी मार दी। अब कॉस्ट में से ये अमोर्टाइजेशन माइनस नहीं करनी थी जो एक्चुअली रिकॉर्ड हुई है, बल्कि बेचने के साल में कॉस्ट में से वो अमोर्टाइजेशन माइनस करनी है जो माइनस होती अगर एसेट सारा का सारा बिजनेस में इस्तेमाल होता। जवाब दे दें। 1832 जवाब 13 बोलें जी। अजीब इंटेंजिबल्स आपने देखा था कितने स्मूथली चल रहे थे, लॉजिक बेस पे चल रहे थे, अच्छे बच्चे चल रहे थे इंटेंजिबल्स। एग्जाम्पल नंबर 6 तक इंटेंजिबल्स लॉजिक बेस पे चल रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 7 ने आके बोंगी मार दी। अगर बेचने के साल में पता चले कि एसेट पास्ट में पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हुआ है, तो क्या करना है? वो बोले उसको एज्यूम करने पास्ट ईयर में सारा किसके लिए यूज हुआ है? बिजनेस के लिए यूज हुआ है। ये देखें सॉल्यूशन भी मैंने इसी बेस पे किया हुआ है। अच्छा वैसे आप मुझे बता दें टैक्स कैलकुलेशन में पहले साल अमोर्टाइजेशन कितनी थी? 100, दूसरे साल अमोर्टाइजेशन, तीसरे साल, और लॉस कितना रिकॉर्ड होगा इस साल? आज बीवी निकालने का एक अजीब तरीका मैं आपको बताने लगा हूं, अभी सीख लिया हमने बीवी निकालने का बोंगा तरीका। Where the intangible is derive income chargeable to tax। तो ये कौन सी एग्जांपल की है हमने, और ये कौन सी एग्जांपल की थी? सेक्शन चपेड़, मैं ऊपर वाले पूछ रहा हूं जिसमें एसेट बिक रहा था 5। Where the intangible is not used wholly to derive income, the ऊपर से मिला के पढ़े ना, WDV equals to the cost of the intangible less amortization
डेट वुड बी अलाउड, जो माइनस होती अगर इंटेंजेबल वॉज होली यूज्ड, अगर इंटेंजेबल सारा इस्तेमाल होता, किस मकसद के लिए, अगर वो सारा इस्तेमाल होता बिजनेस के लिए। कंसिडरेशन अगर कोई बेचने के ऊपर आई, उसकी डिस्कशन कहते हैं हम करेंगे सेक्शन 77 में। अच्छा जी, एक छोटा सा सेक्शन है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, इसको पढ़ के फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ कोई मूव करते हैं। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर होता है बिजनेस शुरू करने से पहले के खर्चे। बोलें, बिजनेस शुरू करने से पहले के खर्चे कौन से होते हैं? फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, जरा बताएं। फिजिबिलिटी स्टडी यानी कि बिजनेस को देखें फिजिबल भी होगा या नहीं, सर्वे करें, लोगों से मशवरे लें, राय लें, फिजिबिलिटी स्टडी। प्रोटोटाइप और ट्रायल प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोटोटाइप और ट्रायल प्रोडक्शन दोनों का मतलब लिखें, सैंपल बना के देखना, चीज़ों के सैंपल बना के देखना, सैंपल प्रोडक्ट्स बना के देखना। ये सारे काम बिजनेस के दौरान होते हैं या बिजनेस शुरू करने से पहले होते हैं? कि बिजनेस मेरा सही चलेगा भी या नहीं चलेगा, चलेगा भी या नहीं चलेगा। Pre-commencement expenditure is an expenditure incurred before the commencement of business, and it is wholly and exclusively for business, including feasibility studies, construction of prototypes, trial production activities. It shall not include any expenditure for land. क्या अगर लैंड खरीद लें बिजनेस से पहले वो भी प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है? नहीं 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 नहीं। क्या अगर बिल्डिंग खरीद लें बिजनेस से पहले वो भी प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है? नहीं 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 नहीं। उस पर तो अलग से सेक्शन लगता है। कौन सा सेक्शन लगता है उस पर अलग से? सेक्शन नंबर 22। अगर एसेट खरीद लें इनटेंजिबल, तो क्या उसके ऊपर भी ये सेक्शन लगेगा? नहीं, उस पर सेक्शन नंबर लगता है 24। तो जो एसेट डेप्रिशिएट करने हैं उन पे कौन सा सेक्शन लगता है? 22। और जो एसेट अमोर्टाइज करने हैं उन पे कौन सा सेक्शन लगता है? 24। पॉइंट 1 और 2 को ना ऐसे कर लें, मिला के पढ़ें, फिर समझ आएगा। यार ये जो बिजनेस शुरू करने से पहले के खर्चे हैं ना, इनको 5 साल पे अमोर्टाइज किया करेंगे। इनकी लाइफ है 5 साल बस। यानी अगर 100 रुपये का खर्चा किया तो पहले साल कितना? -20, अगले साल 20, उससे अगले साल 20, उससे अगले साल, उससे अगले साल 20। A person shall be allowed a deduction for amortization expenditure. It will be amortized on straight line basis at the rate of 20%. स्ट्रेट लाइन बेस पे 20% में माइनस करने की जरूरत है। पॉइंट 3 और 4 हमने पहले पढ़ा हुआ है। मैक्सिमम कितना अमोर्टाइज किया जा सकता है? मैक्सिमम जितनी उसकी कॉस्ट है, लेकिन कॉस्ट की जगह यहां उसने एक्सपेंस का लफ्ज लिखा है। आपने एक्सपेंस किया 200, हर साल कितना कितना माइनस होगा? और बोले नोट करेंगे, मैक्सिमम कितना माइनस होगा? जितनी कॉस्ट है। कॉस्ट की जगह यहां क्या लफ्ज यूज करना है? एक्सपेंस। कॉस्ट नहीं लफ्ज यूज करना। ये 200 रुपए क्या है? प्री कमेंसमेंट, मिसाल के तौर पर फिजिबिलिटी स्टडी। मैक्सिमम कितना अमोर्टाइज करना है? जितना वो एक्सपेंस है, उससे ज्यादा अमोर्टाइज नहीं करना। ओके गाय, the total deduction allowed in the year and all previous years shall not exceed the expense। सारे इधर देखें, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015।
द टोटल डिडक्शन अलाउड इन द ईयर एंड ऑल shall not be greater than expense. बार बार याद करें, the total deduction allowed and all shall not be greater than expense. बार बार याद करें, total deduction allowed in the year and all previous years shall not be greater than, आखिरी दफा, total deduction allowed in the year and all previous years shall not be greater than, ये एक्सपेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती। No amortization shall be allowed where full expenditure is allowed as deduction in the year of incurrence. No amortization shall be allowed where the full expenditure is allowed as deduction in the year of, in rare circumstance, वही ना, आगे बोलें, टैक्स अथॉरिटीज में से डेट फुल एक्सपेंसेस डिडक्शन, नहीं, इन ईयर ऑफ परचेज नहीं इसका नाम रखना, इसका नाम रखना इन ईयर ऑफ इनकरेंस। अगर टैक्स वाले कह दें कि खर्चा करते ही पूरा का पूरा खर्चे में डाल दो, तो फिर पूरा का पूरा ही खर्चे में डाल दो, और डण 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 ओके चपेड़, थप्पड़ में मत है, चपेड़ में मत है, कोई भी नहीं, ना मारे ना खाएं, मारेंगे तो खानी तो पड़ेंगी। लड़ाई कभी की है जिंदगी में? लड़ाई है, धींगा मुश्ती चढ़ो स्टूडेंट लाइफ में यार ना किया करना यार, डंडे छोटे लेके पहुंचे हुए थे, ओ तू ऐसी की तैसी, तेरी बाहर निकल, तू बंदे लेके आ, मैं अकेला काफ़ी हूँ, तेनी ऐसी भाग गए, दुम दबा के भाग गए, वो बंदे लेके आया तो इसकी भाई पेज नंबर 398, वजाहत जिसकी उम्र 48 साल है, इज द मार्केटिंग मैनेजर इन नायाब प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ टिश्यू टेटर्स, टिश्यू टेटर, टिश्यू पेपर, टिश्यू टेटर। हिज मंथली इमोलमेंट्स आर, ये बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस कटें जी। ओ बोलो यार, बेसिक सैलरी कितनी है? ज़रा 12,
बता ही नहीं रहे, आगे बोलें। डियरनेस अलाउंस कितना, आगे बोलें, आगे बोलें। 8,000 तरफ 12। यार वो जो माफ़ करते हैं ना, वो सिर्फ मेडिकल अलाउंस को करते हैं, वो भी कुछ सूरतें होती हैं, कुछ में माफ़ करना होता है, कुछ में नहीं करना होता। भाईजान कल तक सवाल निकल आएगा लोगों का, अगर आपका सवाल निकल आया पेज 398 पे तो मैं करा लूँ आगे। फिर पेज 398 सोल्यूशन क्यों खोला हुआ है, बंद करें सोल्यूशन को। अच्छा नहीं, क्यों भाई। इन एडिशन टू अबव, इसके अलावा वजाहत वाज आल्सो प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग, वजाहत को ये बेनिफिट्स भी मिले हैं। यार प्रोविडेंट फंड याद है कैसे करते थे सॉल्व थोड़ा सा। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ 84,000 परमानेंट इक्वल अमाउंट वाज आल्सो कंट्रीब्यूटेड बाय वजाहत। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई मेरे भाई, एक्सेलेंट। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इग्नोर करते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बोलें कितनी है, और है कितनी पहले ये तो बताएं। 8400 जरा 12, और यार बोल दें यार 100 800। यार इसको ना माफ करते हैं, अप टू हायर ऑफ या अप टू लोअर ऑफ। %10 ऑफ बेसिक सैलरी जमा डियरनेस अलाउंस। कितने लोगों को याद है 10% ऑफ बेसिक सैलरी जमा डियरनेस अलाउंस, या 1.5 लाख 90। व्हाट इज लोअर, नोट करें जी, जहां तक 1 मिनट दे रहा हूं आपको, सारा नोट करें। कितने लोगों को याद है ये प्रोविडेंट फंड वाला, याद है एग्जेम्प्ट अप टू। शीद छेती कर, आगे से बोल दिया करें यस सर। हर रशीद और रशीदा जल्दी करें प्लीज, बी क्विक। रशीद नोट कर लिया, नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो। फड़ ले बंदा डंडा, मार 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 लाल कर दे हाथ, जो नहीं पढ़ता। जिसको चैप्टर 3 याद नहीं है अपने हाथ ऐसे रखे जरा, चैप्टर 3 याद नहीं है अपने हाथ ऐसे रखे, अपने हाथ ऐसे रखे जिसको चैप्टर 3 याद नहीं है, अपने हाथ ऐसे रखे चैप्टर 3 जिसको याद नहीं है। अच्छा यार इंटरेस्ट क्या होता था, हायर ऑफ होता था ना, माफ 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, और इंटरेस्ट एट 16%। ये थोड़ा थोड़ा कभी सैलरी रिवाइज होता रहना चाहिए या ना किया करो, होता रहना चाहिए। इंटरेस्ट कितना है 390, लेस माफ, पहले ये समझ लें फिर मैं पिछला नोट करने दूंगा। हायर ऑफ सारे समझे, 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी बोले, और डियरनेस अलाउंस जवाब 3 लाख, या इंटरेस्ट एट, ये इंटरेस्ट कितने % है, मुझे कितना चाहिए जी, जवाब 312
व्हाट इज हायर? जवाब टैक्सेबल 70। चलें जी, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट नोट कर लें। देखिए आप बिजनेस का चैप्टर, पिछले चैप्टर्स को रिवाइज करने का टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहा? नहीं दे रहा ना भाई। इसी तरह सीएस टेक्स शुरू होगा तो आप बिजनेस का चैप्टर रिवाइज नहीं कर सकेंगे। तो यार प्लीज़ सब साथ साथ पढ़ लें, परसों मंडे आ रहे हैं, पढ़ पढ़ के लुट मचा दें। नहीं यार देखो ना, आप ही की तरह लोगों ने पिछली दफ़ा थे वो पास भी कर गए हैं टैक्स। कोई ऐसी बात नहीं कि उनको 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 भूल जाते हैं। उनको तो नहीं भूलता था, वो लोग भी तो माशाल्लाह याद करके गए हैं, पास हुए हैं माशाल्लाह। आई कैप में 30-40% बच्चे शायद पास हो गए होंगे। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जिस बच्चे का आया था, अगर आप कहेंगे उसे भी किसी दिन बुला लेंगे इधर क्लास में। तो ऐसे भी लोग हैं। कब से मसला ये? आगे पढ़ें जी। पॉइंट 2, रीइंबर्समेंट ऑफ बिजली के बिल ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू। ये रीइंबर्समेंट ज़रा सोच के बताएं, इससे दफ्तर के काम में मदद हुई होगी या घर के बिजली के बिल पे होंगे? सोचो ना, रीइंबर्समेंट दफ्तर के काम में हेल्प हुई होगी या घर के बिजली के बिल पे? घर के बिजली के बिल पे हुए होंगे ना। आपको याद है सैलरी के चैप्टर में हमने पढ़ा था, रीइंबर्समेंट से अगर अपनी ज़ात को फ़ायदा हो, ये तस्वीर खींच सकते हैं आप, रीइंबर्समेंट से अगर अपनी ज़ात को फ़ायदा हो तो सारा टैक्सेबल है, और अगर दफ्तर के काम में हेल्प हो तो हमारी ज़ात को फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल हमारी ज़ात को फ़ायदा हुआ है। रीइंबर्समेंट उसके घर के बिजली के बिलों की है। ओके रीइंबर्समेंट कितनी है? टोटल कर दें सैलरी का। वन वन 1191 800। वर्किंग नंबर 2, वजाहत रिसीव्ड नेट डिविडेंड ऑफ 73,600 फ्रॉम बीईई लिमिटेड, अ कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। नेट डिविडेंड का क्या मतलब है? ओ, इस पे ज़कात भी कटी हुई है, टैक्स भी कटा हुआ है। ओए होए होए, इस पे ज़कात भी कटी हुई है और आज पहली दफा डिविडेंड पे दो चीजें कटी, ज़कात भी कटी, टैक्स भी कटा। ओए होए होए, आज ना मैं एक फॉर्मूला बनाने लगा हूं। मुझे जो नेट डिविडेंड मिला है, मुझे जो नेट डिविडेंड मिला है वो होगा ग्रॉस डिविडेंड माइनस ज़कात माइनस टैक्स। आज से पहले क्या कटता था? सिर्फ टैक्स। आज क्या कटा है? ज़कात भी और ज़कात कितनी? ज़कात कितनी? 4,600। और टैक्स कितना? और नेट डिविडेंड कितना मिला?
73,600. व्हाट इज ग्रॉस डिविडेंड जो हमने कमाया? 92,000। आज तक क्या बताया होता था? डिविडेंड पे क्या कटा है आज? कितनी अमाउंट्स कट के मुझे मिले? दो अमाउंट्स कट के मुझे मिला। अच्छा, he also received dividend of 65,000 from company in UAE, जिसपे कोई टैक्स नहीं कटा ना पाकिस्तान में ना यूएई में। एक बार याद रखिएगा, जो बाहर के मुल्क से डिविडेंड आएगा ना, उससे आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालना है। कितना है? 65,000। जो बाहर के मुल्क से डिविडेंड आएगा ना, उससे आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालना है। यार ये ऊपर वाला समझ आया था? ग्रॉस माइनस ज़कात माइनस टैक्स। नहीं, ये 15% लेस होके नहीं आया, क्योंकि जो बाहर के मुल्क से डिविडेंड मिलता है, बाहर के मुल्क में 15% रेट नहीं है, बाहर के मुल्क में पता नहीं क्या रेट है। और सवाल में लिखा भी हुआ है, नो टैक्स वॉज विदहेल्ड ईदर इन पाकिस्तान और यूएई। कोई टैक्स नहीं कटा ना पाकिस्तान में ना यूएई में। इसका मतलब है डिविडेंड 15% टैक्स कट के मिला है, या बस ये डिविडेंड पूरा ही है? पूरा है। यार उसने अप्रूव्ड पेंशन फंड में पैसे जमा कराए हैं, इस पे से टैक्स माफ़ होगा, सेक्शन 63 वाला, तो वो इंशाल्लाह कल देख लेंगे। ऑन 1 सितंबर 2000 वजाहत ने एक ट्यूशन सेंटर शुरू किया है स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस के लिए। उसको ट्यूशन फीस इससे आई है 2198 की। ये इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ट्यूशन सेंटर चलाना। वर्किंग फॉर इनकम फ्रॉम बिजनेस, सेल या रेवेन्यू ट्यूशन सेंटर से। जी कितना रेवेन्यू आया ट्यूशन सेंटर से? 2198,000। हर महीने की तनख्वाह दे रहे अपने आप को। मेरे भाई, अपने आप को तनख्वाह बिजनेस में से नहीं दे सकते। ये कोई बिजनेस का खर्चा नहीं है कि अपने आप को तनख्वाह दे दो। तो अपने आप को तनख्वाह देना बिजनेस का खर्चा नहीं है, लेकिन दोस्त को तनख्वाह दे रहे हैं जो कि वहां अकाउंटिंग पढ़ा रहे है, वो फिर बिजनेस का खर्चा है। आपको पता है हमने पढ़ा था कि पर्सनल एक्सपेंडिचर खर्चा नहीं है। सैलरी टू हिमसेल्फ, क्या ये बिजनेस का खर्चा है? लेकिन सैलरी टू फ्रेंड, फ्रेंड तो टीचर है उधर, फ्रेंड नहीं है वो टीचर है। तनख्वाह उसकी 35,000। कितने महीने उसने पढ़ाया है? और यार ट्यूशन सेंटर कब शुरू हुआ है? 1 सितंबर को, तो कितने महीने पढ़ाया है? जी जवाब 3 लाख। Traveling, boarding and lodging expenses. These expenses were incurred by Wajahat in Sri Lanka for attending a teacher training workshop. ये बिजनेस का नॉर्मल सा खर्चा है, ठीक है। और यार बताएं ना, ये बिजनेस का जेन्युइन खर्चा है या जाली खर्चा है? जेन्युइन खर्चा है। कोई ट्रेनिंग सेमिनार था बाहर के मुल्क में, वो अटेंड करने चला गया।
₹2.5 लाख अगेंस्ट परचेज ऑफ कंप्यूटर, या लिखें कंप्यूटर पे इनिशियल अलाउंस मिलता है। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, कंप्यूटर पे भी इनिशियल अलाउंस मिलता है। कंप्यूटर पे लिखें इनिशियल अलाउंस मिलता है, और लिखो यार कंप्यूटर पे इनिशियल अलाउंस मिलता है, लिखो किताब पे कंप्यूटर पे इनिशियल अलाउंस। बॉल पॉइंट दे दो उसको, आपकी उसको एक्स्ट्रा दे दो ना। कंप्यूटर पर इनिशियल अलाउंस मिलता है, एक ही है। बॉल पॉइंट उधार दे दो यार अगली रो में, सेकंड रो में। कंप्यूटर पर इनिशियल अलाउंस मिलता है। अच्छा जी, इनिशियल अलाउंस बताएं कंप्यूटर का। कंप्यूटर की कॉस्ट बोलें यार, 2,50,000। इनिशियल अलाउंस का रेट किसी को याद हो? 25%। 6 भाईजान कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन भी माइनस करने की इजाज़त है। कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन भी माइनस करने की इजाज़त है जी। प्लांट टाइप चीज़ ही है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन भी माइनस करने की इजाज़त है। डेप्रिसिएशन इनिशियल अलाउंस माइनस करके करेंगे या क्या करेंगे? किसी को याद है डेप्रिसिएशन निकालते हुए मैंने कहा था इनिशियल अलाउंस माइनस करेंगे। ज़रब बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30%, बाकी सब के लिए। तो किसी को याद है कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन रेट? 231250। ज़्यादा हो गया। 56250। एक मिनट बस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? बिजनेस के दूसरे खर्चे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने? 19,000,000। आ जाएं, बैठ जाएं, अभी क्लास खत्म हो जाती है तो एंड पे बैठ जाएं। जवाब बताएं जी। 1261। पता नहीं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। एक सेकंड मुझे दें जरा, इधर अटेंटिव हो भाई सारे। 1 मिनट मुझे दें, इधर अटेंटिव हो। बिजनेस में उसकी जात की तनख्वाह माइनस होनी चाहिए या जो टीचर्स को तनख्वाह दे रहे हैं? बिजनेस की इनकम में से ट्रैवलिंग के खर्चे माइनस होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। बिजनेस इनकम में से इनिशियल अलाउंस और टैक्स एक्सेप्शन माइनस होनी चाहिए। इनिशियल अलाउंस का रेट किसी को याद हो? और डेप्रिसिएशन का? यार ये आसान लगे सवाल, मुश्किल लगे। और इसके बिजनेस के मिसलेनियस खर्चे ज़रूरी खर्चे होते हैं, ये भी माइनस करने की इजाज़त है। बाकी इस सवाल को कल करेंगे। होमवर्क अपना लिख लें। होमवर्क आप लोगों ने ना छोटे छोटे सवाल करके लाने हैं, बड़े ज़रूरी सवाल हैं ये। क्वेश्चन 1 से मैं बताता हूँ सबर। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपने करके लाना है। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक करके लाना है, बल्कि क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 11, पेज 144 के करीब है सारे सवाल। 142 से 144 डेप्रिसिएशन के यार। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 11 तक 2-2 मिनट के सवाल होते हैं। आप लोग सॉल्यूशन नोट कर लें ये वाला। असेसमेंट क्या है? हाँ, क्या? हाँ जी पूछ। हाँ आ जाएंगे 11 बजे। कल का लेक्चर क्यों नहीं आना? हाँ आएंगे बस। हाँ ये वाला नहीं, वो दूसरा कराएंगे हम। हाँ जी।